दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान, सम्मेलन एवं समारोह, योजना एवं परियोजना, संधि एवं समझौते, आयोग एवं समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स, प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान, संघ योजनाएं, आयोग एवं समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों हम प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में 26 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक आयुर्वेद तथा कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता के प्रसार के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियान कौन सा है? तो ये है दोस्तों आयुष संवाद अभियान, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों भारत में 26 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल तक आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियान है आयुष संवाद अभियान, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलेज एंड डिजिटल कॉन्टैक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया गया है ट्राइफेड। देखिए, ट्राइफेड ने दोस्तों विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया गया है। ये एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए द्वारा 16 जनवरी से 15 फरवरी 2021 के मध्य तेल एवं गैस संरक्षण के लिए कौन सा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों सक्षम 2021 संरक्षण क्षमता महोत्सव। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन संबंधित अफवाहों को देखते हुए इनको रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान कौन सा है? तो ये है दोस्तों आईईसी अभियान यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित कई प्रकार की अफवाहें थीं। इनको रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी आईईसी प्रोग्राम 21 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 आयोजित किया गया। कब? तो 30 जनवरी से 13 फरवरी 2021 तक के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 से 13 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित समुद्री रक्षा अभ्यास का क्या नाम था? तो ये था सी विजिल 21। अगला प्रश्न है, भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक वरासत अभियान संचालित किया गया है। कहाँ पर? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए वरासत अभियान 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 से 5 दिसंबर 2020 के मध्य नौसैन्य अभ्यास पैसेक्स 2020 का आयोजन किसके बीच किया गया? तो दोस्तों पैसेक्स का आयोजन भारत और रूस के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है, 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य अंडमान सागर में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया गया। तो सिम्बेक्स दोस्तों भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और ये अब की बार 2020 में अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 18 से 20 नवंबर 2020 के मध्य 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित हुआ। इस नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है कब से? तो दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच जो 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये 2005 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित हुआ था। तो ये क्या है दोस्तों? 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 2020 ये त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित हुआ था।
अगला प्रश्न है 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये था इंदिरा नेवी 2020। ये 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित हुआ था। इंदिरा नेवी भारत और रूस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख सम्मेलन और समारोहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए 22 जून 2021 को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली कहां आयोजित हुई? तो दोस्तों ये बैठक इटली की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित हुई थी, जिसमें G20 के शिक्षा मंत्रियों को जो है प्रतिभाग करना था। अगला प्रश्न है 16 से 19 जून 2021 के मध्य विवा टेक 2021 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में। और 19 से 20 मई 2021 के मध्य ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक 2021 कहां संपन्न हुई है? दोस्तों ये भारत की मेज़बानी में ब्रिक्स देशों के खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक संपन्न हुई है। अगला है दोस्तों 21 मई 2021 को विला पामफिल्ज रोम इटली में क्या संपन्न हुआ है? तो ये वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन विला पामफिल्ज रोम इटली में किया गया है 21 मई 2021 को। और तीसरे बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में। और देखिए 18 से 23 जुलाई 2021 के मध्य चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में क्या आयोजित होना है? 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस। दोस्तों 32वीं अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान कांग्रेस 18 से 23 जुलाई 2021 के मध्य चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आयोजित हुई है। 7-8 जनवरी 2021 को आयोजित 2 दिवसीय आभासी अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन क्या है? तो ये है दोस्तों एजुकान 2020। अगला है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के 6वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान यानी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस वर्ष का थीम था। अगला प्रश्न है 11 से 14 दिसंबर 2020 को सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। और दोस्तों सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? तो ये था इमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग ए रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडाप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। तो ये सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन जो देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ उसका थीम था। अगला प्रश्न है 10 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम क्या थी? तो ये था अर्थ गंगा, नदी संरक्षण, समन्वित विकास। अगला है 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां आयोजित किया गया था? दोस्तों ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसका थीम था समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13वें कार्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। अगला प्रश्न है 16 से 21 अगस्त 2021 के मध्य दिल्ली यानी भारत में प्रस्तावित 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था भूविज्ञान, सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित चौथे भारत ऊर्जा मंच 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य यानी इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड चेंज। अगला प्रश्न है 27 अक्टूबर 2020 को भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली में कौन सी वार्ता संपन्न हुई है? तो ये था तीसरी भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 2020। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक 2020 में कहाँ जो है आयोजित की गई? इसकी अध्यक्षता किसने की?
तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी। अगला है कि 30 सितंबर 2020 को न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित हुआ जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020, जिसकी थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 देशों के पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुई, किसकी अध्यक्षता में? दोस्तों 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। और 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इब्सा विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2020 आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथा CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता ये कब आयोजित की गई? तो 9 सितंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दोस्तों 20 और 21 अगस्त 2020 के मध्य आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक का छठा गोलमेज सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था आसियान भारत महामारी के बाद की दुनिया में सहभागिता का सुदृढ़ीकरण। अगला प्रश्न है 19-20 अगस्त 2020 के मध्य संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? तो ये था पार्लियामेंट्स एंड पीस, पीपुल एंड प्लेनेट। अगला है कि 21 से 22 जुलाई 2020 के मध्य इंडिया आइडियाज़ शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य या इसका थीम क्या था? बेहतर भविष्य का निर्माण, इंडिया आइडियाज़ शिखर सम्मेलन का थीम था। अब आइए देखते हैं प्रमुख योजना और परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, जून 2021 में IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा अपने निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के लिए क्या लॉन्च किया गया है? घर घर राशन योजना। 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस योजना का शुभारंभ किया है? ये है दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि कितनी है? यह है अधिकतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष राशि 5 लाख रुपए 1% ब्याज पर दी जाएगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत। अगला है दोस्तों 20 मई 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में शुभारंभ किसका किया गया है? ये है शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना का। अगला प्रश्न है 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में 10,000 प्रतिभाशाली परंतु वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को लोक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन द्वारा लॉन्च की गई योजना क्या है? ये है वन स्कूल वन IAS योजना। अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 4 TSP जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को उचित पोषण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा सरकार द्वारा दूध उत्पादन में त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये है मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में क्या लागू किया है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। और देखिए अगला है 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के किसानों के लिए 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए क्या शुरू किया है? किसान सर्वोदय योजना, जिसके अंतर्गत गुजरात के
किसानों को 16 घंटे बिजली मिलेगी। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। किस अभियान के अंतर्गत? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान की है। वो परियोजना कौन है? वो है दोस्तों स्टार्स परियोजना। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। अगला प्रश्न है देखिए 14 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट के लॉन्च करने की घोषणा की है। उसका नाम क्या है? वो है सुनिधि सूचना प्रौद्योगिकी। सुनिधि का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये इस योजना का नाम है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? ये है पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना, दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2020 को ओडिशा सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई पहली या अपनी तरह की पहली परियोजना क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों गरिमा योजना, जो उड़ीसा सरकार द्वारा स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2020 को डाक विभाग द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है 5 स्टार गांव योजना। और देखिए जम्मू में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की अवधि होगी तो ये वित्त वर्ष 2019 से 2029 तक, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2020 को 6 से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 जुलाई 2020 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। क्या? तो ये एस्पायर है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ई पोर्टल एस्पायर। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिव सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अब आइए देखते हैं प्रमुख संधि और समझौतों से संबंधित प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है 17 जून 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय ने भारत में किशोरों और युवाओं के लिए रोजगार और कौशल चुनौतियों से निपटने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वो क्या है? वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ। अगला प्रश्न है 16 जून 2021 को दोस्तों पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग जल मार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के मध्य किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये है दोस्तों गुजरात के लोथल में, और लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर माना जाता था। अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का समझौता किया गया है? तो ये लद्दाख को। और 3 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने के लिए $2.5 मिलियन का परियोजना तैयारी वित्त पोषण यानी PRF ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये सिक्किम के जिला सड़कों के उन्नयन के लिए।
अगला प्रश्न है 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है, तो मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम स्कूलों आदि के डिजिटल रूपांतरण में सहयोग के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है किसके साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एपीडा और एनएसआईसी के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य क्या है, तो ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा तैयार कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया है पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है 21 जनवरी 2021 को भारत में डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ समझौता किसके द्वारा किया गया है, तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता और स्थायित्व के लिए भारत ने 27 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। अगला प्रश्न है, संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए डीआरडीओ और आईआईएसी बेंगलुरु ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 8 फरवरी 2021 को। और दोस्तों डीआरडीओ और आईआईएससी बेंगलुरु के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू के तहत जो है आईआईएसी बेंगलुरु के परिसर में किसका निर्माण किया जाएगा, तो ये जेएटीपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्जलीय नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन कब हस्ताक्षरित हुआ है, तो 10 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के मध्य अंतर्जलीय सेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर अनुसंधान के लिए भारतीय नौसेना यानी नेवी और आईआईटी दिल्ली के मध्य समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी बाजार के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास में सहयोग के लिए भारत बायोटेक ने किसके साथ समझौता किया है, तो अमेरिकी फार्मा कंपनी आक्यूजेन के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, फिलीपींस के साथ। और अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने देश की पहली अभिसरण यानी कन्वर्जेंस परियोजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी डीएनआरई गोवा के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर हुए सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की है कब, भारत और जापान के मध्य। और अक्टूबर 2020 में भारतीय स्टेट बैंक ने $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC के साथ। अब आइए देखते हैं दोस्तों संघ और संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा 25% अतिरिक्त शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो अडानी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड की। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस बैंक द्वारा भारत में अपनी बैंकिंग सेवाएं बंद करने का निर्णय किया गया है, तो ये है फर्स्ट रैंड बैंक। और केंद्रीकृत शराब प्रबंधन प्रणाली यानी सेंट्रल लीकर मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा शुरू की गई है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 सरकारी फिल्म मीडिया यूनिट्स के विलय को मंजूरी दी गई है किसमें, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 सरकारी फिल्म मीडिया यूनिट को विलय की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय की गई 4 सरकारी फिल्म मीडिया कौन है, तो ये फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म प्रभाग, बाल चित्र समिति और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए की इक्विटी लेने हेतु मंजूरी प्रदान की है। असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और आईआईएफ एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साथ जो साझा एनआईआईएफ डेब्ट प्लेटफॉर्म में जो है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपए की इक्विटी लेने की मंजूरी प्रदान की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, अक्टूबर 2020 में आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो ये इंडसइंड बैंक है। और सितंबर 2020 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने युवाओं को मुफ्त में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किससे साझेदारी की है? तो ये लिंक्डइन कॉरपोरेशन, लिंक्डइन जो सोशल मीडिया साइट है, उसके साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने युवाओं को मुफ्त में डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। अब आइए देखते हैं प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में। देखिए, 3 जून 2021 को केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो दोस्तों, प्रोफेसर अजीत मिश्र की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर डॉक्टर केपी कृष्णन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? नीलेश शाह की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए सलाहकार समूह का गठन कौन किया था? तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक अध्ययन के लिए गठित सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत के संस्कृति मंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोहों के आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय लिया है। किसकी अध्यक्षता में? तो अमित शाह की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये 125वीं। और 12 जनवरी 2021 को देश में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी यानी टीआरपी जो प्रकाशित करती हैं, उन पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए कौन सी जो है समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के 100% उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस चलाने का निर्देश दिया गया है। तो एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो ये है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की सदस्यता में। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगाने संबंधी कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। अब आइए विधि और न्याय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मई 2021 में कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस कानून पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट। अगला प्रश्न है, किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधियों का पता लगाने के बाद गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने वाला हार्ट बीट बिल कहाँ से संबंधित है? ये अमेरिका से। और 5 मई 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142।
9 जनवरी 2021 को धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो दोस्तों धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लागू किया गया है। अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध पारित अध्यादेश क्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। दोस्तों ये जो अध्यादेश है इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के किसी मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 से 5 साल से जेल की सजा और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना है। इसमें नाबालिगों और SC/ST महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जेल की अवधि 3 से 10 वर्ष और जुर्माना राशि 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सजा का प्रावधान 3 से 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना राशि 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप्स जिसमें अलीबाबा, वर्कबेंच, मोंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है। तो किसके तहत? ये सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न है 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। इस अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो 5 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा विदेशी अभिदाय यानी विनियमन संशोधन अधिनियम को कब मंजूरी दी गई है? 28 सितंबर 2020 को। दोस्तों ये अधिनियम किस में संशोधन करता है? विदेशी अभिदाय या विनियमन अधिनियम 2010 में। और इस अधिनियम में NGO के प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 50% से घटाकर कितना प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 50% से घटाकर 20% करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा महामारी संशोधन अधिनियम 2020 को कब मंजूरी दी गई है? 28 सितंबर 2020 को। और ये नियम किसका संशोधन करता है? दोस्तों महामारी अधिनियम 1897 में ये अधिनियम संशोधन करता है। दोस्तों इस अधिनियम का नाम क्या है? महामारी संशोधन अधिनियम 2020। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनके संपत्ति के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत। इसमें आपने प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान, सम्मेलन, समारोह, योजना, परियोजना, संधि समझौते तथा आयोग समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपने देखा। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।